बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें उसका नाम फ्लूइड डायनामिक्स है। और इसमें जो हमारा नॉलेज 1 था उसको हमने डिस्कस कर लिया था और आज हमारा जो नॉलेज 7.2 हमने स्टार्ट करना है। और 7.2 इसमें भी बेसिकली इसको जो टाइटल दिया है फ्लूइड डायनामिक्स है और इसमें हमने एसएलओज को डिस्कस करना है। ये चारों एसएलओज की जो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, तो उनको पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में आपको पहले भी दिया और अभी दोबारा हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड क्या चीज है? हर वो चीज जो बह सकती है, जो फ्लो कर सकती है, उसे आप फ्लूइड कहते हो। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। और इसमें क्या चीजें आती हैं? जैसे हमारे पास गैस है, गैस भी फ्लो कर सकती है, और इसके अलावा लिक्विड है, वो भी फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइड हमारे पास दो तरह के हो गए नॉर्मली, एक लिक्विड और एक गैस। और आगे जो लिखा है वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स को आप समझते हो, डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो बेसिकली जो फ्लूइड डायनामिक्स है इसके मतलब क्या निकल रहे हैं? फ्लूइड इन मोशन। तो ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने क्या पढ़ना है? डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन को स्टडी करना है और फ्लूइड में दोनों बातें आएंगी, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगी। ना सिर्फ हमने फ्लूइड की मोशन को देखना है, बल्कि कोई अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, जैसे अगर सपोज करो एक बॉल है और उसे हवा में अगर हमने एक हाइट से थ्रो कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, तो एयर बेसिकली क्या है? हमारे पास फ्लूइड है। तो उस फ्लूइड के अंदर ये बॉल मूव करेगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लगेंगी और इस मोशन के दौरान फ्लूइड का बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी बातें हमने यहां पे फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर अंडरस्टैंड करनी है। इसको मैंने लिखा भी हुआ है, दिस इज इंक्लूड्स एनालाइजिंग हाउ ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स। फ्लूइड में से ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं और द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, उनके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं उनको भी एनालाइज करेंगे। और इसके अलावा फ्लूइड का जो बिहेवियर है वो भी हम यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट उसमें से पास करता है, जब उनमें से मूव करता है। तो खैर ये तो एक डिटेल डिस्कशन है। अभी हम डायरेक्टली फ्लूइड की मोशन को स्टडी करने के हवाले से तो की तरफ नहीं जाएंगे। पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। तो बेसिक टर्म ये थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको लगाई हुई मैंने कि हमारे पास एक पैराशूटर है, ये एयर के अंदर मूव कर रहा है, तो एयर एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड के अंदर इसकी जो मोशन है ये भी हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरह से लग रही है और उसकी वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। और यहां पे ये फ्लूइड के लिए मैंने एक वीडियो भी अटैच की है। हाँ जी, ये फ्लूइड के लिए जो ये इसको अगर आप वीडियो को देखेंगे तो इसमें फ्लूइड के फ्लो को बताया गया है। खैर मेरा ख्याल है ये पिक्चर ऐड हो गई है, हम इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट बेटा, जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, एक है हाइड्रोडायनामिक्स और एक है एरोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में हम लिक्विड इन मोशन को स्टडी करते हैं और एरोडायनामिक्स में हम गैसेस इन मोशन को स्टडी करते हैं। अगर लिक्विड मोशन में है तो हमारी हाइड्रोडायनामिक्स ब्रांच है, और अगर गैसेस जो है उसकी मोशन को देखा जा रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा? एरोडायनामिक्स। तो ये कोलेक्टिवली हमारी फ्लूइड डायनामिक्स की दो ब्रांचेज हो गई। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो बड़ा अहम पॉइंट है, इसके बगैर हम फ्लूइड की मोशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, वो है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या चीज है? डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले हम डेली लाइफ में फ्रिक्शन के बारे में हाउ नो जानते हैं, हमें पता है और हम डेली लाइफ में देखते भी हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन को रिलेटिव मोशन होती है, जैसे आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को मूव करवाते हो,
तो वहां पे हो क्या रहा होता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन, उन दोनों चीजों के बिटवीन जो रिलेटिव मोशन है उसको वहां पे अपोज किया जा रहा होता है, और वो जो अपोजिंग फोर्स है उसको आप फ्रिक्शन का नाम देते हो। अब ये जो दो चीजें हैं ये दोनों सॉलिड भी हो सकती हैं, जैसे कि आप रोड के ऊपर अगर एक गाड़ी जा रही है तो गाड़ी भी सॉलिड है और दूसरी तरफ रोड भी सॉलिड है, तो एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड मूव कर रहा है, और जब वो मूव कर रही होती है गाड़ी तो वहां भी एक इंटरनल फ्रिक्शन होती है, एक अपोजिंग फोर्स होती है, वो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब इसके अलावा अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करता है, जिसकी एग्जांपल मैंने एक पैराशूटर की एग्जांपल है, या एक सर्टेन हाइट से आप खड़े होके आप एक बॉल को नीचे गिरा दो, तो बॉल एक सॉलिड है और एयर यहां पे फ्लूइड है, तो सॉलिड फ्लूइड के अंदर मूव करेगा तो यहां भी जो बॉल है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, जिसे हम ड्रैग फोर्स का नाम भी देते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर एक और पॉइंट भी देखा जा सकता है कि हमारे पास अगर दोनों चीजें फ्लूइड हैं, फ्लूइड फ्लूइड के ऊपर मूव करता है। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आप दरिया के किनारे खड़े हो तो वहां पे जब पानी का फ्लो होता है तो उस फ्लो में आप देखते हो कि दरमियान में, मिड में जो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जैसे जैसे किनारे की तरफ आते हैं तो वहां पे जो पानी की स्पीड है वो कम होती चली जाती है। तो यहां से हमें ये नजर आ रहा है कि जो लिक्विड है, जो कि फ्लूइड है, वो लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। अब जब लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो डेफिनेटली एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर मूव करेगी, तो उनके बिटवीन एक रिलेटिव मोशन होगी, तो उस रिलेटिव मोशन को भी अपोज किया जा रहा है। वहां भी एक इंटरनल फ्रिक्शन है, वहां भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी अगर फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर की जा रही होती है, जो उस रिलेटिव मोशन को अपोज किया जा रहा होता है, उसे आप विस्कोसिटी का नाम देते हो। लेकिन ये हमारे पास जो इंटरनल फ्रिक्शन है, जब एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवाते हैं, ये कब आती है? जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो। जाहिर सी बात है, अगर एक लेयर को दूसरी लेयर पे मूव करवाना चाहोगे, फोर्स लगाओगे, तो जैसी फोर्स लगाओगे तो आप वहां पे रिलेटिव मोशन क्रिएट करना चाह रहे हो, रिलेटिव मोशन क्रिएट करोगे तो वहां पे डेफिनेटली एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी जो मोशन को अपोज करेगी, जिसे आप विस्कोसिटी कहते हो। अच्छा, विस्कोसिटी को आसान अल्फाज में अगर आप डिस्कस करना चाहो, वैसे इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? इट इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यही बात मैंने आपको समझाई है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो वहां पे फौरन एक इंटरनल फ्रिक्शन बिल्डअप होती है जो दो लेयर्स की आपस में रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। इसके अलावा आगे मैंने कुछ लिखा है, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ थिक और स्टिकी द फ्लूइड। ये असल में आसान सी जबान में बात करना चाहें तो विस्कोसिटी को देखना हो तो आप देख लो, जो फ्लूइड ज्यादा स्टिकी है या ज्यादा थिक है तो आप कहोगे उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। यानी आप ये भी कह लो कि जो फ्लूइड आसानी से फ्लो कर जाए उसकी विस्कोसिटी कम होती है, और जिसको फ्लो करने में दिक्कत आती है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अब मुझे बताओ, वाटर और हनी की बात करें तो वाटर और हनी में ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? डेफिनेटली हनी की होगी, क्योंकि हनी जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता, वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। अच्छा, अब अगर आपने यहां पे इसी विस्कोसिटी वाली टर्म को अगर क्वांटिफाई करना है, विस्कोसिटी को मेजर करना है, तो डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम इसको कैसे मेजर करें, इसको कैसे क्वांटिफाई करें? इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम बात करेंगे कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को मूव करवाने के लिए, अगर उस फोर्स को हम मेजर कर लें तो हमारे पास विस्कोसिटी मेजर हो जाएगी। यानी विस्कोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। एक लेयर के ऊपर
दूसरी लेयर को मूव करवाने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है? आप मुझे बताओ, ज्यादा फोर्स कब चाहिए होगी? जब वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो हमें फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी। अगर आप इक्विलिब्रियम में बात कर लो, आप अगर एक लेयर को मूव करवाना चाह रहे हो दूसरी लेयर के ऊपर, मिनिमम फोर्स जो आपको चाहिए होगी वो बिल्कुल जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसके बराबर चाहिए होगी। जित इंटरनल फ्रिक्शन तो अपोजिंग फोर्स है, जबकि हमारी फोर्स जो है उसको मूव करवाना चाह रही। अगर हम एक लेयर की वेलोसिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो कम से कम को फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हम अप्लाई करेंगे एक लेयर को दूसरी लेयर पे मूव करवाने के लिए, वो किसके बराबर होनी चाहिए? वो इंटरनल फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। तो अगर इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है तो हमारी अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा होगी। तो फिर विस्कोसिटी को क्वांटिफाई करना है तो हम अप्लाइड फोर्स की टर्म में उसको मेजर कर लेते हैं, और इसको डिफाइन भी किया यहां पे। वी कैन डिफाइन इट एज हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स। जाहिर सी बात, अगर आप एक लेयर पे दूसरी लेयर को मूव करवाना चाह रहे हो तो आपकी जो फोर्स है वो बिल्कुल लेयर के पैरेलल है, इसलिए उसको हम टेंजेंशियल फोर्स का नाम दे रहे हैं। हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स which is taken equal and opposite to the frictional force between the layers। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। वापस आते हैं, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स इज नीडेड टू मूव वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। तो विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम किस चीज को देख लेंगे? हम टेंजेंशियल फोर्स जो लगा रहे हैं उसको देख लेंगे। अगर हमें ज्यादा टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ती है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को मूव करवाने के लिए, तो डेफिनेटली वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन भी ज्यादा है, और इस तरह से विस्कोसिटी को क्वांटिफाई किया जा सकता है बाय मेजरिंग द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया। तो अब आते हैं इसकी मेजरमेंट की तरफ, इसकी क्वांटिफिकेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो विस्कोसिटी है अगर हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम एक पैरामीटर मेजर करते हैं विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसको जाहिर किया जाता है ईटा से, इसको ईटा पढ़ते हैं, और ये सिंबल भी मैंने लिख दिया। इसको हम देखेंगे, इसको हम अगर मेजर कर लें इसका मतलब हमने विस्कोसिटी को मेजर कर लिया। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक फिगर बनी हुई है, इस फिगर से हम अगर देखें तो यहां पे ये एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज करें लिक्विड फ्लो कर रहा है, पानी सपोज कर लेते हैं। इसमें ये डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, सर्कल से नजर आ रहे हैं, ये समझिए कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ये लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं? लेयर्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप दरिया के किनारे खड़े हो तो मिडल में वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे किनारे की तरफ जा रहे हैं फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और वो लेयर जो किनारे के साथ जुड़ी हुई है उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। वो यहां पे शो किया है, इसकी वेलोसिटी जीरो भी शो की है। खैर, ये हमारे पास सबसे ज्यादा यहां पे वेलोसिटी हो गई, और जैसे जैसे वापस किनारे की तरफ आ रहे हैं और वहां पे हमारी वेलोसिटी जीरो है। मैं क्या कर रहा हूं कि यही जो लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में जा रहा है, इसकी दो लेयर्स मैंने सपोज कर ली, और ईच लेयर का एरिया जो है वो मैंने ए ले लिया, और इनमें जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उसे मैंने यहां पे डी वी, वैसे से आप डेल्टा वी लिख लो, हमारी बुक में तो डेल्टा का वर्ड इस्तेमाल होता है डिफरेंस के लिए, वैसे डी वी भी डेल्टा ही, डी जो है वो भी डेल्टा को ही जाहिर कर रहा है। अच्छा, अब आप एक लेयर पे दूसरी लेयर को मूव करवाना चाह रहे, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसे आप डेल्टा एक्स कर लो, क्या कह लो? डेल्टा एक्स कर लो। तो इसका मतलब क्या है? ये जो डेल्टा वी है ना, ये आपको एक लेयर की दूसरी लेयर के लिहाज से वेलोसिटी को भी जाहिर कर रहा है, जिससे आप रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हो। अगर एक की वेलोसिटी 10 है और एक की 12 है, तो बताओ 10 वाले के लिहाज से 12 वाले की वेलोसिटी निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप 12 में से 10 को माइनस करोगे, यानी जो जिस लेयर को ऑब्जर्वर बनाया है उसकी वेलोसिटी को उस चीज की वेलोसिटी में से माइनस करोगे जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे अगर हम 12 वाले की वेलोसिटी देख रहे हैं तो 10 वाला देख रहे हैं, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आपका बेसिकली दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस लिया है, और वो बनेगी 2, और इसे कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली किसको जाहिर करता है? वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी को भी जाहिर कर रहा होता है। तो इस तरह से डेल्टा वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन लेयर विद रिस्पेक्ट टू द अदर लेयर।
और डेल्टा एक्स इन दोनों लेयर्स के दरमियान सेपरेशन है। अच्छा, अगर मैं डेल्टा वी को डेल्टा डी से डिवाइड कर देता हूं तो इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन लेयर विद रिस्पेक्ट टू अदर, या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कह लो, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी कह सकते हो। डिस्टेंस के लिहाज से रेट देखा जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स या सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स, विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स। इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, बिटवीन द लेयर्स। इसे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नाम देते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट डिस्टेंस के लिहाज से, कि डिस्टेंस के लिहाज से वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही। जब आप एक लेयर से दूसरी लेयर तक जा रहे हो, अगर वेलोसिटी की चेंज ज्यादा है तो आप कहोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ज्यादा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी ज्यादा है। अब हम आते हैं यहां पे, ये सारी बातें मैंने लिखी भी हुई हैं। इफ ए इज द एरिया of each layer and delta v is the velocity, relative velocity between two layers separated by a distance delta d, जिनके दरमियान सेपरेशन कितनी है, डेल्टा डी डिस्टेंस के बराबर है। देन द shear stress applied, shear stress आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, जिसमें फोर्स जो है वो बिल्कुल एरिया के पैरेलल अप्लाई की जाती है। जैसे यहां पे एरिया है तो इसके बिल्कुल पैरेलल में फोर्स लगाता हूं, इस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स का नाम देते हो। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेस। तो हम शीयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे एक लेयर पे दूसरी लेयर को मूव करवाने के लिए। देन शीयर स्ट्रेस अप्लाइड टू मूव वन लेयर विद रिस्पेक्ट टू अदर लेयर, एक लेयर के लिहाज से दूसरी लेयर को मूव करवाना है। तो ये वाली जो शीयर स्ट्रेस है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी to the rate of change of velocity, rate of change of velocity of layer rate of change of velocity of layer with respect to separation between the layers। ये मैंने भी आपको बताया भी है कि आपने एक लेयर की वेलोसिटी की चेंज दूसरी लेयर के लिहाज से, लेकिन ये रिलेटिव किसके लिहाज से देखा जाए, डिस्टेंस के लिहाज से। कि आप वेलोसिटी की चेंज देख रहे हो लेकिन डिस्टेंस के लिहाज से, किसके लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से। जैसे जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हो तो वेलोसिटी की चेंज अगर ज्यादा आ रही है तो आप कहोगे वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ज्यादा है। खैर, फिर मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं, आप देख सकते हो कि मैंने इस चीज को यहां पे एक्सप्रेस कर दिया है कि शीयर स्ट्रेस, जिसे फोर्स ओवर एरिया लिखा जाता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसे आप क्या नाम देते हो, इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा जाता है। खैर, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसे मैंने इक्वलिटी में चेंज किया तो यहां पे कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ा है, दैट इज कॉल्ड ईटा। तो ये हमारे पास ईटा क्या है, इसे आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम दे रहे हो। और डेल्टा वी डेल्टा डी के बारे में मैंने पहले बता दिया, इट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बार बार आ रहा है, मैं दोबारा बोल देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालोगे तो फिर आप नीचे टाइम से डिवाइड करोगे, अगर डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालोगे तो फिर डिस्टेंस से डिवाइड करोगे। ठीक हो गया। टाइम के लिहाज से भी ग्रेडियंट हो सकता है और डिस्टेंस के लिहाज से भी ग्रेडियंट, यानी जिस क्वांटिटी के लिहाज से चेंज आ रही है तो यहां पे डिस्टेंस के लिहाज से चेंज को देखा जा रहा है, इसलिए उसी के लिहाज से हमने यहां पे ग्रेडियंट की बात करना है। खैर, इधर से अगर हम ईटा को निकालें तो ईटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस ओवर वेलोसिटी ग्रेडियंट, और शीयर स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स ओवर एरिया है और वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी है। ये तो हमने ईटा के लिए फार्मूला बना लिया। अब अगर मैंने ईटा को डिफाइन करना है मैथमेटिकली, इसको डिफाइन करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करना है, तो मैं अगर सपोज कर लूं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है दो लेयर्स के बिटवीन वो 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है, और लेयर्स के दरमियान जो सेपरेशन है
वो हमारे पास 1 मीटर है और लेयर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो देन ये फैक्टर अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो आप देखोगे ईटा हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स के बराबर आ जाएगा। ईटा किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स के बराबर आ जाएगा। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैंने नीचे डिफाइन किया है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किसके बराबर? इट इज इक्विवेलेंट टू टेंजेंशियल फोर्स। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्विवेलेंट टू टेंजेंशियल फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया, क्योंकि आपने जो एरिया लिया है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है। 1 का मतलब यूनिट है, 1 का मतलब यूनिट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्विवेलेंट टू टेंजेंशियल फोर्स ऑन यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमें shear स्ट्रेस चाहिए या टेंजेंशियल फोर्स ऑन यूनिट एरिया चाहिए, बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। तो ये विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन हो गई। तो इससे पहले विस्कोसिटी को फिजिकली भी डिफाइन किया और ये आपने यहां पे उसी को क्वांटिफाई करने के लिए मैथमेटिकली भी डिफाइन कर दिया है कि मैथमेटिकली विस्कोसिटी इज इक्विवेलेंट टू टेंजेंशियल फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये हमारी विस्कोसिटी की बात भी होगी। अच्छा, अब इसके यूनिट को अगर डिस्कस करना चाहें तो यहां से आप इसके यूनिट को बना सकते हो। आपको पता है कि जो shear स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है और स्ट्रेस का यूनिट पास्कल होता है। नीचे हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा और इसके नीचे हमारे पास क्या आएगा? इसके नीचे मीटर भी है, डेल्टा डी है ना, तो डेल्टा डी के लिए यूनिट आ जाएगा मीटर, डेल्टा वी के लिए मीटर पर सेकंड। तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बनेगा पास्कल इनटू सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास जो विस्कोसिटी का यूनिट बन रहा है वो है पास्कल इनटू सेकंड। वैसे पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर लिखें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको मैंने वैसे नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा भी होगा, यहां पे ये यूनिट मैंने ड्राइव भी कर दिया है। अच्छा, इसका और एक नाम है पॉइज। जो पॉइज है वो 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, जो अभी हमने ड्राइव किया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, ये जो हमारे पास जो यूनिट आया है इसको हम बेस यूनिट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेस यूनिट की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? न्यूटन की जगह पे लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके अलावा मीटर की पावर -2 एज इट इज आ गई और साथ ये सेकेंड आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास बनेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने इसके यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट भी निकाल ली। ठीक हो गया। ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल इंटू सेकेंड है, और जो बेस यूनिट की फॉर्म में यूनिट है वो भी लिख दी है। अच्छा, इसके अलावा इसकी डायमेंशन भी निकाली जा सकती है। डायमेंशन चूंकि आपने बेस यूनिट की फॉर्म में विस्कोसिटी के यूनिट को एक्सप्रेस कर दिया है, तो यहीं से आप डायमेंशन बना सकते हो। किलोग्राम किस बेस क्वांटिटी का यूनिट है? मैस का। और मीटर किस बेस क्वांटिटी का यूनिट है? लेंथ का। तो आपने किलोग्राम की जगह पे कैपिटल एम लिख दिया, मीटर की जगह पे कैपिटल एल लिख दिया, और सेकंड किस बेस क्वांटिटी का यूनिट है? टाइम का। तो उसकी जगह पे आपने कैपिटल टी एक्सप्रेस कर दिया, और ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई विस्कोसिटी की। तो बेटा ये हमने सारी जो बातें की, अभी हमने विस्कोसिटी को फिजिकली भी अंडरस्टैंड किया। इट इज अ फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, या दूसरे अल्फाज में हमने इसको फोर्स की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू मूव वन लेयर ओवर अनदर। जितनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, इसका मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा है। अब हम आते हैं इसकी कुछ काजेज ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले तो लिक्विड में विस्कोसिटी की काज क्या है? डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड में जो मेन काज विस्कोसिटी की है वो है जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि नॉर्मली हम कोहेसिव फोर्स कह देते हैं।
तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज द मेन कॉज फॉर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, विस्कोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसमें हनी की अगर बात करो तो हनी की विस्कोसिटी इसी वजह से ज्यादा है कि हनी के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वाटर के लिहाज से ज्यादा है, इसलिए हनी की विस्कोसिटी भी ज्यादा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये फिगर में कुछ लिक्विड्स की विस्कोसिटी को मेंशन भी कर दिया है। वाटर की विस्कोसिटी लो है, ऑलिव ऑयल की विस्कोसिटी इंटरमीडिएट है, जबकि हनी की विस्कोसिटी जो है वो इन दोनों के लिहाज से ज्यादा है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी की कॉज फॉर गैस। गैस के केस में विस्कोसिटी की कॉज क्या है? डियर स्टूडेंट, इस केस में हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा कोलिजन्स होती हैं उतनी ज्यादा विस्कोसिटी है। यहां पे मेन बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोलिजन है। मोर कोलिजन मोर विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो यही यहां पे लिखा है, गैसेस में विस्कोसिटी अराइजेस फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोलिजन मेन कॉज है। ईच मॉलिक्यूल मूविंग रैंडमली एंड कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स, और इन कोलिजन्स की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट होती है जो कि फ्लो को अपोज करती है। जो किसको अपोज करती है? फ्लो को अपोज करती है। और इस तरह से हम कहते हैं वही बेसिकली विस्कोसिटी की मेजरमेंट है। ये तो हमने इनकी मेन काजेज को डिस्कस कर लिया। अब बहुत सारे अदर अब हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ मैंने एक टेबल भी बना दिया है, डिफरेंट फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी है उसके लिए एक टेबल दे दी है। ये आप लोगों ने अपने तौर पर एक दफा देख लेना है। नेक्स्ट जो बात आती है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी के ऊपर। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कैसे चेंज होगी? पहले हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के केस में जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो डिक्रीज हो जाएगी, कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी। कोहेसिव फोर्स कम होगी तो लिक्विड की विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इन शॉर्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। यही वजह है कि हनी को अगर आप हीट करोगे तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी और वो इजीली फ्लो करेगा एज कंपेयर टू जब आपने उसको हीट नहीं किया। अब टेम्परेचर का इफेक्ट गैस के ऊपर भी डिस्कस कर लें। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यानी लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। गैस की बात करते हैं। गैस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ जाएगी, और कोलिजन अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है कि मोशन को जो अपोजिशन है वो बढ़ेगी, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की जो विस्कोसिटी है वो यहां पे इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पे मॉलिक्यूलर साइज। अगर मॉलिक्यूलर साइज बढ़े, लिक्विड के केस में पहले बात करते हैं। जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो एक मॉलिक्यूल की लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होने से जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज होगा और वहां पे फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो भी इफेक्ट होगा। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ जाती है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होती है, और उसके बढ़ने की वजह से जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स, उस केस में जो विस्कोसिटी की वैल्यू होगी वो कम होगी। जैसे कि वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल इन साइज होते हैं, तो वहां पे इसकी विस्कोसिटी कम है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास बात आती है, अच्छा जो ऑयल है, ऑयल के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से वहां पे इनकी स्टिकिंग भी ज्यादा होती है, और वहां पे जो विस्कोसिटी की वैल्यू है डेफिनेटली ज्यादा होगी। नेक्स्ट गैस की तरफ आते हैं। गैस के केस में भी हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज जो है वो इफेक्ट करता है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना कि लिक्विड के केस में करता। यहां पे ज्यादातर जो असल मेन चीजें जो विस्कोसिटी को इफेक्ट करेंगी वो मॉलिक्यूलर कोलिजन है या काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये खैर हम ये नहीं कह सकते कि साइज चेंज होने से गैस की विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। गैस की विस्कोसिटी चेंज होगी लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगी। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, व्हाइल मॉलिक्यूलर साइज डज इन्फ्लुएंस द विस्कोसिटी। गैसेस के केस में भी ऐसा है। लार्जर मॉलिक्यूल्स कैन लीड टू हायर विस्कोसिटी।
द रिलेशनशिप इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन लिक्विड। जितना कि लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्गर है उतना ये गैसेस के अंदर स्ट्रॉन्गर नहीं है। गैस विस्कोसिटी इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया हमने, मॉलिक्यूलर साइज के साथ भी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने कुछ एमसीक्यूज को देखना है, ये एमसीक्यूज को देखिए अगर, हाउ डज मॉलिक्यूलर साइज इन्फ्लुएंस द विस्कोसिटी ऑफ गैस। गैस की विस्कोसिटी को मॉलिक्यूलर साइज जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करना है, ये नहीं कि इफेक्ट नहीं होना। तो गैस के में मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होने से वहां पे विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट बढ़ती नहीं है जैसे जितनी कि लिक्विड के अंदर है। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी। क्या ये बात ठीक है? नहीं। जितना मॉलिक्यूलर लार्ज होगा उसका एरिया बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोलिजन क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। कोलिजन क्रॉस सेक्शन बढ़ने का मतलब कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड हेंस इंक्रीज द विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को भी बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। बाकी भी आप देख सकते हो, आगे लिखा मॉलिक्यूलर साइज डज नॉट इफेक्ट द गैस विस्कोसिटी। ये बात तो नहीं है, मॉलिक्यूलर साइज डेफिनेटली गैस की विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है। और आगे क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल इंक्रीज द विस्कोसिटी। ये तो गलत बात है, स्मॉलर मॉलिक्यूल गैस की विस्कोसिटी को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि लार्जर मॉलिक्यूल्स गैस की विस्कोसिटी को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट बेटा, व्हाट फैक्टर्स वुड मेक इट इजियर फॉर मॉलिक्यूल्स टू स्लाइड वन पास्ट वन अनदर। व्हाट फैक्टर वुड मेक इट इजियर फॉर मॉलिक्यूल्स टू स्लाइड पास्ट वन अनदर। एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल आसानी से कौन सी चीज मूव करवाएगी? जाहिर सी बात, आसानी से मूव कर जाए तो वो कौन सी चीज है जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के ऊपर इजीली मूव करवा दे? तो उसके लिए नीचे ऑप्शंस हैं। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नहीं जी, अगर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर आसानी से मूव नहीं करेगी। तो हमें तो आसानी से मूव करने वाली बात को देखना है, तो ये वाली बात गलत हो गई। हायर मॉलिक्यूल्स, हायर मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज अगर बड़ा हो जाए तो क्या तब भी मॉलिक्यूल इजीली मूव करेंगे? डेफिनेटली नहीं मूव करेंगे। मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो एक लेयर दूसरी लेयर पे इजीली मूव नहीं करेगी, ये बात भी गलत हो गई। हायर टेम्परेचर, हाँ ये एक फैक्टर है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी। कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली मूव करेगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है यहां पे। ठीक हो गया डियर? पहले वाले केस में बी ऑप्शन थी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट प्राइमरी फैक्टर विल डिटरमिन लिक्विड विस्कोसिटी। हाँ जी, लिक्विड विस्कोसिटी को मेन कौन सा फैक्टर है जो डिटरमिन करता है? वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो हमारे पास डी ऑप्शन यहां पे बनेगी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे पास विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के इफेक्ट को भी देख लेते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस में हम कहते हैं कि जब कोई गैस ज्यादा डेंस है, इसका मतलब यह है कि वहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर हैं। एक फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल आ गए, और अगर फाइनाइट एक वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो इट मींस मॉलिक्यूल करीब हैं, और मॉलिक्यूल करीब होंगे तो उनकी कोलिजन भी ज्यादा हो जाएगी, और कोलिजन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली विस्कोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारे पास जो गैस की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे लिखा भी है, फॉर गैसेस लो डेंसिटी मींस मॉलिक्यूल्स आर फार्दर अपार्ट लीडिंग टू फ्यूअर कोलिजन्स। कोलिजन्स कम हो जाएंगी अगर डेंसिटी कम है, दस लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी लो हो जाएगी। लेकिन हायर डेंसिटी गैसेस लाइक हैवियर गैस एयर एक्सपोज करो हैव मोर कोलिजन्स
लीडिंग टू हायर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। जबकि लिक्विड के केस में बात करें तो लिक्विड के केस में हमारे पास डेंसिटी भी इफेक्ट करती है विस्कोसिटी को, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता जितना कि हमारे पास अदर फैक्टर जो लिक्विड की विस्कोसिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये ज्यादा इफेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू डेंसिटी। इवन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे हमारे पास ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है और वाटर है, इन दोनों की डेंसिटी तकरीबन बराबर है। वाटर की डेंसिटी तकरीबन 1000 के करीब है और इसकी जो ऑयल है वेजिटेबल ऑयल, इसकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 900 के करीब है। तो अब आप देखो तो डेंसिटी तो हमारे पास वाटर की ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑयल, लेकिन अगर विस्कोसिटी की बात करो तो विस्कोसिटी हमारे पास जो है वो ऑयल की ज्यादा होती है। एक तो उसके जो मॉलिक्यूल्स उसका साइज बड़ा होता है और उनमें स्टिकी नेचर होती है, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवाना डिफिकल्ट होता है। तो ये पॉइंट यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि इवन दो वाटर एंड ऑयल हैव सिमिलर डेंसिटी, तकरीबन डेंसिटीज बराबर हैं, their velocities are different, their viscosities are different because oil molecules are larger and stick together more, making it harder to flow। तो ऑयल में मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं कि ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो वाटर के लिहाज से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये एमसीक्यू है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड is likely to have a higher viscosity assuming all other factors are same। हाँ जी, लिक्विड की विस्कोसिटी किस केस में ज्यादा है ये आपने बताना, हाई विस्कोसिटी किस केस में होगी। ए लिक्विड विद हायर डेंसिटी, हाँ जी, ए लिक्विड विद लो डेंसिटी, ए लिक्विड विद वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ए लिक्विड विद वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। तो लिक्विड के केस में अभी मैंने बताया कि साइज ज्यादा मैटर करेगा, तो हमारे पास ए लिक्विड विद लार्ज मॉलिक्यूल जो है इस केस में विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डज डेंसिटी अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। हाँ जी, गैस की विस्कोसिटी को डेंसिटी कैसे इफेक्ट करेगी, वो तो अभी हमने डिस्कस कर भी लिया कि हमारे पास अगर डेंसिटी ज्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो हायर डेंसिटी लीड्स टू हायर विस्कोसिटी, उसकी वजह मॉलिक्यूल्स क्लोजर होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगी, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसमें ए ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा, विच गैस वुड हैव हायर विस्कोसिटी एट अ गिवन टेंपरेचर। जी, इनमें अगर आप देखो तो जिस गैस की डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, और ज़ीनॉन जो है रिलेटिवली बाकी गैसेस के लिहाज से ज्यादा डेंसर है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।